गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। और अपनी आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, जो हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो में पढ़ा था, उसके आगे का जो पॉइंट है वो हम अपने आज की इस वीडियो में देखेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में संविधान की सत्ता के बारे में पढ़ा था और आज हम अपना टॉपिक रखेंगे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। बच्चों, अपने इस चैनल को कला वर्ग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी इन एजुकेशनल वीडियोस का लाभ सभी बच्चे उठा सके। ये विशेष रूप से हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जो ट्यूशन की फ़ीस पे नहीं कर सकते और ये चैनल सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब यह है कि कोई संविधान को प्रचलन में लाने के तरीका, इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया और किस तरीके से हम अपने संविधान को व्यवहार में ला सकते हैं कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और उस संविधान को, उस कानून को पूरे देश के लोग स्वीकार करें, माने। किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की क्या शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949, दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों को सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का निर्माण संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। संविधान सभा के लोग जो है वो जनता के द्वारा, जो नेता थे वो, उनको सभी जनता एक सम्मान की दृष्टि से देखती थी और वो जनता के द्वारा ही चुने गए थे। ये भी एक वजह थी कि जो भारत का संविधान है उसको भारतीय जनता के द्वारा स्वीकार किया गया था। कुछ लोगों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने अपने प्रावधान पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। तो ये रही भारत के संविधान को प्रचलन में लाने की और सभी लोगों के द्वारा उसको स्वीकार करने की वजह या कारण, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय लोगों के द्वारा बनाया गया था, बहुत ही लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया गया था। वे बहुत सम्मानजनक थे, सभी लोग उनका विशेष रूप से आदर करते थे और उन्होंने अपनी जो है अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। इसके बाद है संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान के मौलिक प्रावधान को पढ़ने से पहले
हम अपना एक ये कार्टून देख लेते हैं। इसमें है कि जब लोगों को यह पता चला है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है। अब इससे पहले हमने अपने जो लास्ट कार्टून है ये वाला है ना, बगदाद, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही अपना संविधान बना लेंगे। अब किसी के पास स्याही थी, किसी के पास पेन था, किसी के पास कागज़ था, तो इस चीज़ को लेकर के इनमें झगड़ा हो रहा था कि मेरे पास पेन है मैं लिखूंगा, मेरे पास कागज़ है मैं लिखूंगा, मेरे बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता। जबकि भारत में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई थी। अब यहाँ पे ये है जो हमारा ये नेक्स्ट वाला कार्टून है कि संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो ऐसे में लोग क्या करेंगे। अगर संविधान न्यायपूर्ण नहीं होता, देखो जब अभी हमने पढ़ा कि जनमत संग्रह कराया जाता है, कोई भी संविधान होते, जनमत संग्रह का मतलब कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर के अपना मत व्यक्त करते हैं, अपने रिव्यू देते हैं। अब भारत जैसे देश में, भारत जो देश है वो इतना बड़ा देश है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के जो है इकट्ठे होकर के अपना व्यू दें। तो उसमें हम व्यू लेने के लिए जैसे सर्वे होता है ना, सर्वे करते हैं, सर्वे के माध्यम से हम किसी भी बात के ऊपर जनता की राय, जैसे हम लोग देखते हैं मोबाइल में मैसेज आते हैं ना कि अगर आप हमारे समर्थन में हैं तो हमें वोट करिए। और सबसे अच्छा अगर हम अपने जो ये ऑनलाइन ऐप है इससे कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसमें वो आते हैं कि आप हमें पॉइंट्स दीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिए कि हमारा सामान कैसा रहा। तो इसी तरीके से विभिन्न तरीक़ों के माध्यम से सर्वे कराया जाता है। तो अब हमने एक तरीका इसमें पढ़ा है कि अगर संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो ऐसे लोगों का क्या होगा। ऐसे लोगों का क्या होगा भाई, वो सब लोग मिलकर के उसका विरोध करेंगे, जनमत संग्रह होगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लोगों की राय, लोग अपनी राय देंगे और उसके माध्यम से जो जो कमियां इस संविधान में थी उन सारी कमियों को दूर करके एक नया संविधान सभी लोगों की सहमति से तैयार किया जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी अगर आपको इसका कोई और सॉल्यूशन लगता है तो आप अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। सबकी बातों की अपनी वैल्यू होती है बेटा। ये जो कार्टून आते हैं, ये कार्टून, इन कार्टून्स के ऊपर सभी बच्चों के अपने अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं और वो आपके जो व्यूज़ हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जो आप लिखोगे, जो आपको समझ आया, जो आपको अच्छा लगता है, वो सब वैलिड है। इस तरीके के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं, भाई आपको इस चीज़ से जो समझ में आता है, इस कार्टून को देख करके जो भी लगता है, आप अपनी राय उस बारे में व्यक्त कर सकते हैं। आपके जो विचार है वो वैलिड होगा, उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो कोशिश करना कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कभी भी ना छोड़ो। अब इसका हम एक और अपना ये पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। स्पेशली टैग करके दिया हुआ है, नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। अभी ऊपर हमने देखा कि संविधान न्यायपूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, तभी अपने हम संविधान के मौलिक प्रावधान वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। नेपाल के नरेश राजा किंग के द्वारा प्रदान किए गए थे। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक देशों में नरेश के पास अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही, राजा के पास ही सारी शक्तियां बनी रही। यही वजह रही कि बार बार जो है संविधान वो विफल होते चले गए।
पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्रचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। भाई इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं और राजा महाराजा इतनी आसानी से अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता अपनी पावर को। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल फैमिली से ही लेकर के चल सकते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग बेटा अपनी क्लास में, अभी तो खैर ऑनलाइन क्लासेस है कोविड की वजह से, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपनी क्लास में ही देख सकते थे। अभी तक तो सभी की स्कूल में ही क्लासेस चल रही थी कि जो मॉनिटर बन जाता था, है ना, वो मॉनिटरशिप से हटना ही नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि उसके स्थान पर कोई दूसरा बच्चा मॉनिटर बने। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर उसको हटा करके टीचर दूसरा मॉनिटर बना लेते थे, ठीक है। और अच्छा काम करते थे बच्चे, ठीक से रहते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, तो फिर अपना वही मॉनिटर बन रहा है, या फिर कोई किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से समय की नीड के आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता था। अच्छा, इसके बाद है कुछ लोगों का मानना था कि राजा को सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। मतलब संविधान भी रहे और राजा को कुछ सीमित शक्तियां भी प्रदान की जाए। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा की गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अतः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल में 2015 में नए संविधान को अपनाया गया। ये हुआ बेटा हमारा नेपाल का संविधान निर्माण। देखा कितनी बार बना और कितनी बार ख़त्म हुआ। वजह थी उसमें, वजह यही थी कि शक्तियाँ नेपाल नरेश के हाथ में थी और कुछ पार्टियों को ये स्वीकार्य नहीं था। सबके अपने अपने मत थे। अंत में शक्तियाँ नरेश को छोड़नी ही पड़ी। इसके बाद है संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को विशेष या ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध करता है। वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। अच्छा, इस प्रकार आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से प्रश्न पूछिए, समाज में कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की
स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। अच्छा बेटा, हमारा जो संविधान है उसमें सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है कि सभी लोग उसको स्वीकार करें। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बेटा।